ठीक है। नाउ वी विल सी एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव का एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ओके। सो एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले हम बात करते हैं भाई रेडियस क्या है, व्हाट इज़ रेडियस। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ भाई या हमें रेडियस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मान लो ये एक बॉल है, एक स्फीयर है, ठीक है। अगर एक स्फीयर की मैं बात करूँ, मैं इसको बोलूँगी यार इसके साइज़ के बारे में मुझे जानना है, तो व्हाट डू आई नीड टू नो द साइज़ ऑफ दिस स्फीयर। क्या जानना ज़रूरी है मेरे को इस साइज़ इसके स्फीयर के बारे में। अगर मुझे इस स्फीयर का सिर्फ रेडियस भी मिल जाए, अगर मुझे स्फीयर का सिर्फ रेडियस भी मिल जाए, ठीक है, तो मैं इस स्फीयर का साइज़ जान सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इट विल गिव मी दैट। या अगर मैं जाऊँ कि भाई ये कितना चौड़ा है, तो ये इसके हमें डायमीटर से पता चल जाएगा, है ना। तो इसका 2r अगर डाया है तो हम लाइक वी कैन रियली नो द साइज ऑफ दिस स्फीयर बाय नोइंग द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अच्छा, ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, इसके सेंटर से लेकर इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री तक। भाई बॉल होती है, तुमने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, या जो आजकल क्रिकेट या टेनिस बॉल जिसको कहते हैं वो देखी होगी, तो वो बाहर से एक कवर होता है, एक रबड़ का या प्लास्टिक का कवर होता है। तो उसकी जो आउटर मोस्ट, जो उसका बाहर का सर्फेस होता है, उसके और सेंटर के बीच में जो एरिया लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो उसका साइज जानने के लिए हम उस रेडियस को जान सकते हैं। रेडियस हमने देख लिया। मान लो यही सेम चीज़ तुम्हारी किसी एटम में हो रही हो। एटम में क्या होता है, एटम में सिर्फ एक सेकंड सॉरी, एटम में सिर्फ एक शेल नहीं होता, इसमें कई सारे शेल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कई सारे शेल होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इस शेल में भी हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं, और ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं, और ज़्यादा हुए तो इस वाले में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से, है ना, तो हमारे पास शेल्स बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। अब मान लो लेट्स से सपोज कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहाँ इस वाले शेल में आ रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये के है, एल है, एम है, एन है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई। के एल एम एन के बाद भी तो और शेल्स हो सकते हैं ना, और बड़े शेल्स हो सकते हैं कि नहीं। तो इससे जो मतलब जो शेल जो है, जो लास्ट वाला शेल है जिस पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये वाला है वो, तो जिस इलेक्ट्रॉन में जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, हम उस शेल को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, है ना। तो that means this is the outermost shell, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम जो है एटलीस्ट इस इलेक्ट्रॉन तक तो फैला हुआ है ना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं अगर होंगे तो हम कहेंगे कि भाई जो मोटा मोटी साइज़ है तुम्हारे एटम का वो इस इलेक्ट्रॉन तक है ना। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो डिस्टेंस है ये आर, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर विच इज द एटम, है ना। ये इस एटम का रेडियस हो गया। ठीक है, तो हम इसको एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, है ना, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ओके, तो इसमें लिखो, ये क्लियर हुआ ना कि एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, है ना। भाई तुम्हारा जो एटम है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्फीयर। ये स्फीयर था, स्फीयर में हमने देख लिया क्या चीज़ ज़रूरत होती है, एटम भी एक स्फीयर होता है। ठीक है, उसके केस में हमने देखा कि भाई उसका साइज़ कहाँ तक आ रहा है, उसका लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक उसका साइज़ आ रहा है। तो अगर इससे न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी नापी जाए, ठीक, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ दिस एटम और द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑफ दिस एटम। गॉट इट। तो लिखो, सिंस स्फीयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ये बना लेना, दोनों अलग अलग बना लेना। ठीक है, लिखना इसमें, सिंस एटम इज ऑल्सो considered as a sphere, as a solid sphere, also considered as a solid sphere containing various shells containing electrons, ठीक है। The size of the atom can be measured. The size of the atom can be measured in terms of the distance between the nucleus and the outermost electron ठीक है, which is the atomic radius। ठीक है, which is the atomic radius। तो लिखो, theoretically atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost electron ठीक है जी, गॉट इट। ये तुम्हारी थियोरेटिकली इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, गॉट इट। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस समझ में आया, लेकिन ये ध्यान रखो कि एटॉमिक रेडियस को हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखो क्यों नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे तो मैंने शेल्स बना दिए, तो शेल मैंने कैसे बनाया, एकदम बिल्कुल सॉलिड बाउंड्री बना दी मैंने।
लेकिन तुम्हें पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर वेव्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा, देख ये जो बाउंड्री है ये तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव के जैसा है, वो तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना, इस वजह से हम उसका एक फिक्स रेडियस कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ रीजंस है, लिखो। The atomic radius of an atom cannot be measured precisely because और फिर लिखना फर्स्ट, नेक्स्ट लाइन से, because first लिखो the size of the atom is very small, ब्रैकेट में लिखे ना, to the order of 1.2 angstrom, 1.2 angstrom के आसपास इसका साइज होता है, ठीक है। जो रेडियस है वो अराउंड 1.2 angstrom के आसपास होता है, मतलब एक ऑर्डर दे रहा हूँ, नॉट एवरी एटम इज एग्जैक्टली दिस मच, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ दूसरा, उसमें नेक्स्ट चीज़ लिखो कि क्या बोल रहा था मैं, एक तो साइज बहुत स्मॉल होता है, दूसरा क्या बात बोल रहे थे अपन, हाँ कि बाउंड्री उसकी फिक्स नहीं है। तो लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डू नॉट हैव शार्प एजेस और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डू नॉट हैव शार्प एजेस और वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, सेकेंड लिखो, दूसरी थर्ड लिखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। किसी एटम को आइसोलेट करके रखना और फिर उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन, एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता हमेशा। जैसे अगर मान लो किसी गैस को बोलोगे तो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, मेटल को बोलोगे तो वो मेटल एटम सिंगल मेटल एटम के फॉर्म में नहीं होता, वो एक मेटालिक काइंड ऑफ क्रिस्टल में या स्ट्रक्चर में होगा हमेशा, ठीक है। तो एटम को इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाना मुश्किल होता है, या ये कह लो इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल भी मत बोलो, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो। अब जैसे मान लो अभी तक तो हमने क्या कही, उसको एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में पाना जरूर, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको मान लो कंबाइंड फॉर्म में भी देखता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो यहाँ पे इसका स्फीयर है ये ऐसे ही रहे, हो सकता है कि ये जो स्फीयर है ये थोड़ा सा डिफॉर्म सा हो जाए, मतलब इसकी तरफ खिंच जाए, ऐसा आ जाए, मान लो ऐसा कुछ हो जाए। तो अब इसका रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा इस वाले के रेडियस से, ब्लू वाले का रेडियस जो होगा वो ब्लैक वाले के रेडियस से, हालांकि दोनों सेम एटम है। एक अगर मतलब मैंने तो ये स्फीयर कैसे बनाया जो कि अनकम्बाइंड स्टेट में, लेकिन क्योंकि ये कंबाइन हो चुका है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिफॉर्म हो सकता है, इस वजह से इसका एग्जैक्ट रेडियस मेजर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो लिखो इन कंबाइंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन कंबाइंड स्टेट कॉमा द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस may get deformed, hence we might not get the exact radius of the atom, ठीक है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे भाई, मेजर तो करना है, ठीक। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं या अप्रॉक्सीमेट तरीके हैं, ठीक है। तो लिखो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द radius of an atom in combined state. It is possible to estimate the radius of an atom in combined state by knowing the distance between the atoms. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ ये ब्लैक वाला था ना, मान लो जैसे ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दो हैं, इन एटम्स के बीच का अगर मैं डिस्टेंस नाप लूँ, जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं हम, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा ना, इस तरीके से। मतलब एक थोड़ा अप्रॉक्सीमेट तरीका हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेथड्स फॉर मेजरिंग दिस बॉन्ड लेंथ, मेथड्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, लिखो कॉमन, मतलब उसमें एग्जांपल्स लिखो कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे भी पता है, डिफ्रैक्शन की स्पेलिंग पता है, चाहे डिफ्रैक्शन पता होना हो कोई बात नहीं, डिफ्रैक्शन तुम्हारा 12th में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन। सेकेंड लिखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। थर्ड लिखो NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे तुमने कैट स्कैन, CT स्कैन सुना है ना, वैसे NMR होता है, ठीक है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये तुम्हारा 3-4 मेथड्स हो गए, ठीक है। अभी अगर हमको जानना है कंबाइंड स्टेट में, तो हम कंबाइंड स्टेट में कैसे जान सकते हैं, हम कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस को 3 तरीके से जान सकते हैं। फर्स्ट इज कोवेलेंट, सेकेंड इज वैन डर वॉल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, और थर्ड इज मेटालिक रेडियस। ये क्या है, देखो भाई, सबसे पहली चीज़ इन सब में ये एटम की तरह होगा, पहली चीज़, इसीलिए एटॉमिक
रेडियस के अंडर आ रहा है ये तीनों। एक और होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस, उसमें एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आयन से बने होते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए वो एप्लीकेबल है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कशन में ये तीनों आएंगे, ठीक। तो इन तीनों के तीनों केसेस में द एटम एग्जिस्ट एज एटम ओनली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, कोई बॉन्ड नहीं होता, ये यूँ समझो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और उन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नापेंगे हम इससे। ये वैन वाल्स रेडियस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, CR। और यहाँ पर जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एटम्स है वो क्लोजली पैक होकर रखे हुए हैं। तो ये जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये तुमको क्या दे देगा, मेटालिक रेडियस। हालांकि जो डिस्टेंस है टोटल ये MR के डबल होता है, तो इसका हाफ करोगे तो मिलेगा, इसका हाफ करोगे तो VR मिलेगा, इसका हाफ करोगे तो CR मिलेगा। व्हाट दिस, तो इसका d/2, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये VR = d/2, यहाँ पे MR = d/2, ये d है सब जगह, ये d है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो समझ में आ रहा है कि कोवैलेंट रेडियस क्या है, जब दो एटम्स कोवैलेंटली बॉन्डेड हों। ये वाला कब है, जब दो मॉलिक्यूल्स आस पास कहीं पे रखे हुए हों, और जो या सॉलिड स्टेट में बेसिकली होता है, ये मैं उस वक्त बताऊंगा। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या है, एटम्स को स्टैक करके रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर फैशन में स्टैक करके रखा हुआ है, और इन दो एटम्स जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द मेटालिक, लाइक हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। तो ये तीन चीज़ें होगी, बेसिक मैं समझा चुका हूँ, एक एक करके उनके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कोवैलेंट रेडियस, देखो कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस समझने के लिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोवैलेंट रेडियस समझने के लिए, अरे यार सबसे पहले तुम्हें कोवैलेंट रेडियस समझने के लिए ये सारे के सारे, इसको हटा देते हैं पहले यार। देखो इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। अभी मान लो तुमने एक ऐसे एटम बनाया, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ, दो एटम्स कोवैलेंटली कंबाइन करें। कोवैलेंट कब होते हैं, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काइंड ऑफ साथ में शेयर हो गया, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। ये तुम्हारे दो, अच्छा इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम मान लो d डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो CR होगा दैट विल बी d/2, है ना। क्लियर होगी बात, सिंपल है। दो एटम्स जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखो, CR इज डिफाइंड एज, कोवैलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज, CR इज डिफाइंड एज half the distance between the two nuclei, half the distance between the two nuclei of two atoms bonded together by a single covalent bond, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास कितनी अलग अलग केसेस आ सकते हैं भाई। पहली बात, पहला केस तो ये हो जाएगा ना कि अगर मान लो ये सेम हुए, है ना, दो केसेस, इनफैक्ट यहाँ पर मैं कोवैलेंट रेडियस है ना इसको बांट रहा हूँ। पहला केस तो क्या हो गया, सेम एटम्स, भाई एटम सेम है, ठीक है, सेम एटम्स है, तो हम इसको क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2Cl2, ठीक है ना, एटसेट्रा। अच्छा ये क्या है, दिस, ये अगर डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है, एटम्स अगर डिफरेंट हो, ठीक है जी, डिफरेंट एटम्स हुए तो एग्जांपल इनको क्या कहेंगे, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक चीज़ तुमने ध्यान दी, जब मैंने इसमें बोल दिया कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड फॉर्म में पाना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, और इसलिए हम एक सिंगल एटम को लेके उसका रेडियस नहीं मेजर कर सकते। तो मैंने तुम्हें लिखा था ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार की होती है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है और मॉलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इज अ मॉलिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे CH4 या NH3, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ओके ठीक। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जैसे ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस, मान लो ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, DAA,
ठीक है। तो सी आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आर ऑफ ए विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन 2, या फिर क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको हम बॉन्ड लेंथ भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको बॉन्ड लेंथ बाय 2। ठीक है, सिंपल इनफ, इस तरीके से आ गया ये, इतना ही है ये, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। इसकी डेफिनेशन हम एक जेनरिक डेफिनेशन कोवेलेंट रेडियस के ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें भी वही एप्लीकेबल होगी, इसमें भी वही एप्लीकेबल होगी। अब अगर हेटेरोएटॉमिक की बात करूँ तो हेटेरोएटॉमिक में क्या हो सकता है भाई, एक छोटा हो सकता है और एक थोड़ा लेट से बड़ा हो सकता है ना। अब ये है और ये है, मान लो कि इनके बीच में हमें डिस्टेंस नापना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, डी ऑफ ए एंड बी, डी ए बी। ठीक है, अच्छा डी ए बी होगा। अच्छा ये क्या लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई बॉन्ड लेंथ इसको कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट आर ए, मान लो इसका जो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस है और इसका कोवेलेंट रेडियस है, दैट विल बी इक्वल टू, देयर सम विल बी इक्वल टू डी ए बी। यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं आएगा, इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हम इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हेटेरोएटॉमिक में दो केसेस आते हैं। पहला केस तो ये है, फर्स्ट केस इज दिस ओनली, कि जिसमें ए और बी हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे समझाने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हालांकि इसे बाद में मैं अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि मैंने अगर दो एटम्स को ऐसे रखा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से एक की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है या टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो जाएगी। तो इसको दिखाने का तरीका कैसा हुआ, जैसे अगर मैं दो एटम्स को ऐसे कंबाइन करता हूँ तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर इस वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरीके से खिंच जाएगा, इसके और इधर बहुतायत हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए क्लाउड जो होता है ये डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये दोनों के दोनों थोड़े से पास आ जाते हैं। गॉट इट। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, ठीक, तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर उसमें कुछ हमें और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो दोनों की भाई दोनों अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या सिमिलर है, तो इनके बीच में कोई डिफॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड इज नॉट देयर। ये वाला कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस इज ई एन इज सेम। ठीक है, ये सेकंड हुआ, और जो सेकंड का ये फर्स्ट तो केस ये हो गया ना, सेकंड केस था ये, सेकंड का ए हो गया, बी हो गया कौन सा, जब ई एन जो है, ठीक है, ई एन जो है वो मतलब अगर वैसे देखो तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कि यहाँ पे थोड़ा डिफॉर्मेशन की वजह से ये पास आ जाएंगे। ठीक, तो ये बॉन्ड लेंथ रहेगी और ये तुम्हारा डी ए बी होगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसे इक्वल टू बी एल कर दो, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी, हाँ क्या आएगा, डी ए बी माइनस चाय 0.09 चाय ए माइनस चाय बी, या एक्स ए माइनस एक्स बी भी लिख सकते हो, मैं तो चाय ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोला ही ऐसे जाता है। ठीक है जी, तो इसका रेडियस क्या आएगा, इसका रेडियस आएगा इस केस में डी, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे को लग ही रहा था, आई रोट इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। तो ये जो डी ए बाई डी बी, क्योंकि आर ए आर बी तो सेम रहेगा लेकिन ये क्या कर जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो डी ए बी will be equal to आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, या चाय ए माइनस चाय बी। ठीक है, आजकल चाय, ठीक है, चाय को एक्स ए एक्स बी भी लिख सकते हो। एक्स ए इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, हालांकि एक्स ए एक्स बी को तुम ना मॉड में रखो, मॉड फंक्शन पता है ना कि इसकी जो भी वैल्यू होगी बाहर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स बी इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्लियर होगी बात, एक्स इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो यहाँ पर समझ में आया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे कर सकते हो कैलकुलेट, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये दो हो गया। इसमें ये वाला केस कौन सा हुआ, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। ठीक है, तो जब सेम होगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा केस आएगा, बस ये कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डी ए बी, लेकिन इसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डी ए बी विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस, व्हाट दिस। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, गॉट इट। चलो अच्छा, अगर इन एटम्स की मैं बात करूं, ठीक है, इन एटम्स की अगर मैं बात करूं तो जब ये एटम साथ में आए होंगे तो लेट्स से ये एटम ए और ये एटम बी साथ में आ रहे हैं, अभी दे आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, दे आर कमिंग
टुगेदर, पास पास आ रहे हैं। तो तुम देखो अगर यहाँ पे ध्यान से इस कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। दे आर कमिंग टुगेदर राइट नाउ, अभी ये जस्ट अभी पास पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर तुम देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके आसपास। तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में FPP होगा। FPP क्या हुआ? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन जो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे है ना, मतलब ऑफकोर्स ये पूरी बॉडी में, मैं तो एक जस्ट एग्जांपल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहा हूँ। इसमें भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। कैसा? FEE, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, FEE। तो ये दोनों फोर्सेस तो इन दोनों को दूर भेज रहे हैं, ठीक। पास कौन से लेके आ रहे होंगे? ये प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस प्रोटॉन का पुल लग रहा है, इस प्रोटॉन का पुल लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस प्रोटॉन का पुल लग रहा होगा, FEP, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और कुछ यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, रिपल्सिव फोर्सेज कौन से, अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन से, क्लियर है। क्योंकि ये यहाँ पर हैं, है ना। तो अब तीन ही केस बनते हैं, या तो ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज इनसे कम होंगे, मतलब रिपल्सिव फोर्सेज से, या उनके इक्वल होंगे या ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसका मतलब अभी अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव फोर्सेज से ज़्यादा हैं। तो लेट्स से इस केस में अभी F अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन F रिपल्सिव फोर्सेज, ठीक है जी। तो ये पास आते रहेंगे। अब जब पास आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेज भी बढ़ेंगे, रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिपल्सिव फोर्सेज ऑलमोस्ट इक्वल टू या इक्वल टू क्या कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? FA इक्वल्स टू FR। जब ये दोनों हो जाएंगे तो फर्दर पास आना रुक जाएगा। भाई पास आने मतलब तब तक पास आएंगे जब तक वो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेज और अट्रैक्टिव फोर्सेज इक्वल हो गए तो वो वहाँ जाके रुक जाएगा, ठीक। अगर हम उसको फर्दर पुश करेंगे तो FR जो है वो बढ़ जाएगा FA से। इस केस में क्या होगा? क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया तो अब वो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो दोनों के दोनों दूर जाने लगेंगे। तो क्या होगा? हमने थोड़ा सा पुश भी किया तो वो थोड़ा सा पुश भी किया तो वो रिपेल होके फिर से दूर चले गए। तो इस तरीके से एक दूसरे से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे आ जाएंगे, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जिसका मतलब इसके केस ये जो पर्टिकुलर केस है, इसके केस में अगर तुम देखो तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है? FR इज इक्वल्स टू FA, ठीक है ना। भाई एक तो सिचुएशन ये थी जब वो पास आ रहे थे, अभी तक उन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करी है, ठीक है। जब तक ओवरलैपिंग नहीं की है तब तक क्या होगा? दे बोथ विल कीप कमिंग टुगेदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों के फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे तो दोनों के दोनों ओवरलैप करके वहीं रुक जाएंगे। अब इससे फर्दर वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, फिर से वापस आ जाएंगे। अगर उन्हें खींचा जाए मतलब एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन फोर्सेज कम हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो फिर से अपनी तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा? ना वो दूर जा पाएंगे और ना वो फर्दर पास आ पाएंगे, तो एक जगह पे आकर रुक जाएंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड योर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ लिख लो, ये अपने शब्दों में लिख लेना, इसको नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, इसे अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो ऐसा कर तो मैं बोल ही देता हूँ, लिखो इसमें। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट। ये तुम इतना बना लेना, है ना। इसमें कौन सा अट्रैक्टिव है कौन से रिपल्सिव है, अलग अलग पेन से बना लेना। मैंने तो सब ब्लैक से बनाया, बस एरो से एटलीस्ट तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन the nucleus of one atom and the electrons of the other atom, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? या फिर वही कि protons of the या nucleus of the other atom and the electrons of this atom, तो वही हो गया attractive forces। नेक्स्ट लिखो repulsive forces are due to repulsion between protons या repulsion between nucleus, ठीक है, and repulsion between the electrons, तो PP repulsion and EE repulsion, ठीक है। when both the atoms are coming together, या ये कह लो when FA is greater than FR, the atoms come together, ठीक है, and the distance between them decreases, the atoms come together and the distance between them decreases. At a point FA becomes equal to FR,
at this point the distance between them becomes constant. At this point the distance between them becomes constant. अब ये distance constant हो गया, ठीक है. This constant distance is called bond length. This constant distance is called bond length. हालांकि bond length को हम जब chemical bonding में देखेंगे तो उसे अच्छे से देखेंगे वहाँ पे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन बेसिक तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है. तो distance between them, ये तो fixed distance हो गया, this is called bond length, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, या नेक्स्ट लाइन में लिखना कि when these atoms are further pushed together, the repulsive Fr becomes greater than Fa. When these atoms are further pushed together, Fr becomes greater than Fa. In this case, they start to repel each other. Or move away from each other to get to this fixed position. तो मतलब अगर तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो भी वो इस पोजीशन में आना चाहेगा, तुम उसे एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो भी वो इसी पोजीशन में आएगा, ठीक है. तो क्लियर होगी बात. एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज फिक्स्ड. क्लियर होगी बात. चलो जी, अब नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज होमोटॉमी के सब कुछ हो गया. कूल. इट इज़ यूज एज फॉलोअर्स. अच्छा, इसमें इस तरीके को फॉलो कैसे, मतलब यूज़ कैसे किया जाता है. देखो, जैसे H2 की अगर मैं बात करूँ, H2 बनता है तो H2 क्यों का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब H2 के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस यूज़ करके मैं इसका कोवेलेंट रेडियस निकाल सकता हूँ. तो यहाँ से मुझे H का कोवेलेंट रेडियस पता चल गया. अब CH4 है यहाँ पे, कार्बन मतलब अगर मुझे कार्बन का एटॉमिक रेडियस जानना है तो C2 तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है ना, C2 तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता. तो हाउ विल आई गेट टू नो दैट. तो C2 का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं होता, तो इसलिए मैं CH4 के बेसिस पे से करूँगा. यहाँ पे क्या होगा, CH4, यूँ समझो CH4 इस तरीके से कुछ होगा. तो ये और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जान लूँगा, है ना. अब इसमें DA = RA + RB तो होगा ना, ये RA + RB अकॉर्डिंग टू दिस. H और C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है, मैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ. DAB RA तो हमें पता है भाई, ये A है, ये B है, ये क्या है, H है ना. RH तो हमें पता है, या यूँ समझो इसको कार्बन लिख दो और इसको हाइड्रोजन लिख दो. तो यहाँ पे क्या है, HC, तो RH + RC होगा. तो ये हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से निकाल लिया, हमें पता है. ये तो हमने पहले वाले तरीके से निकाल लिया था, तो RC में पता जाएगा. तो हम इस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. गॉट इट, ठीक है जी. अब नेक्स्ट बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस. वैन डर वाल्स रेडियस की बात, देखो इसको सब मिटा रहा हूँ मैं. हाँ, वैन डर वाल्स रेडियस मैंने क्या कहा था. वैन डर वाल्स रेडियस, देखो वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा उनके बीच में जाना जाएगा जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हो. नॉन बॉन्डेड एटम्स, जैसे जब दो एटम्स को हम पास लेके आए, तो वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फर्दर एक दूसरे के पास नहीं आ पाए, है ना. लाइक देयर वाज अ पर्टिकुलर रिपल्शन दैट दे फेस्ड. जैसे ये एटम्स थे, तो एक एटम मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दोनों आके रुक गए, उसके फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन भी था, वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन भी है, वहाँ पे कुछ रिपल्शन भी है, ठीक है. सेम वे अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉन्डेड नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल से बॉन्डेड नहीं है का मतलब क्या हुआ, देखो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये मान लो तुम्हारा ये B है, ये A है, ये A है, ये B है, ये B है और ये A है, ठीक है. तो AB करके कोई मॉलिक्यूल है, ठीक. अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, DAB. और ये वाला जो इसका जो इक्वल टू किसके होगा, RA + RB. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, है ना. RA + RB ये हम देख चुके हैं. अब RA + RB हम देख चुके हैं, ये तो कोवेलेंट वाला पार्ट हो गया. अगर मान लो ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स हों, है ना, वो आपस में रखे हो साथ साथ, तो इसका एग्जांपल ये कहाँ पे यूज़ होगा वो देखो. कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो H2O को अगर हम फ्रीज कर दे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. इसका मतलब जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के पास तो आएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी ये ओवरलैप कर जाएंगे. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये पास आएंगे और वहाँ रुक जाएंगे. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये पास आएंगे और वहाँ पे आके रुक जाएंगे. तो इनके बीच में इसका मतलब वही रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होंगे. तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस. और जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो इनको दूर खींच रहे हैं, जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो इनको खींच रहे हैं, वो क्या है, दीज रिपल्सिव फोर्सेस आर कॉल्ड स्टेरिक फोर्सेस. स्टेरिक रिपल्शन लिख लो इसको.
ठीक है। तो स्टैटिक रिपल्शन तुम्हें जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब काम आएगा, तब इनफैक्ट वो इन ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मॉलिक्यूल्स ये समझो, एटम्स जब पास आ सकते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फर्दर कंट्रैक्ट नहीं होंगे। सेम वे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो एक फर्दर पॉइंट के बाद वो दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा इनके बीच में, ठीक। यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्सेज होंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं उनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेज कहते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं उनको हम स्टैटिक फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। गॉट दिस, ठीक। तो लिखो, इस चीज़ को पहले लिख लो फिर बात करते हैं। लिखो, सिंस देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, since there is a minimum distance after which two atoms cannot come closer, ठीक है, any more, ठीक है। सिमिलरली मतलब जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में वो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ठीक है। सिमिलरली there is a minimum distance further which, ठीक है, further which the molecules of an atom can't come closer, further which the molecules of an atom can't come closer, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, DAA, गॉट इट। और ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया DBB। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लिखो, इसमें आगे लिखो, द रिपल्शन बिटवीन द molecules is known as steric repulsion. The repulsion between the molecules is known as steric repulsion. ये रिपल्शन क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से होगा, ये ध्यान रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिपल्शन होगा, और अट्रैक्शन भी इन्हीं ये जैसे हमने पहले देखा था इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। लिखो, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैन डर वाल्स बॉन्ड, ठीक है। जब तुम वैन डर वाल्स बॉन्ड लिखोगे ना, तो इसको लिख लेना, ये सेकेंडरी टाइप होता है, सेकेंडरी बॉन्ड होता है। ये कभी भी सेकेंडरी बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कभी भी एटम के बीच में नहीं होता। दिस इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बाकी प्राइमरी बॉन्ड्स भी होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो कि एटम्स के बीच में लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कोवेलेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंड आयोनिक, ठीक है। क्लियर है ये बात, कूल, ठीक। तो अब इसमें देख लो, ये तुम्हारा DAA हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा DAA हो गया, ये DBB हो गया, ठीक। तो अगर मुझे वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ए जानना है, मतलब वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ ए जानना है, तो क्या होगा, DAA/2। अगर मुझे वैन डर वाल्स रेडियस जानना है B का, तो मुझे क्या जानना पड़ेगा, DBB/2, ठीक है। DAA/2 एंड DBB/2, दैट्स व्हाट दिस इज, ठीक है। अब इसमें और जो तुम्हारा कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। पहली चीज़ लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ VDW रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, या VR लिख लो यार। द मैग्नीट्यूड ऑफ VR डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इन दी सॉलिड स्टेट। ये मॉलिक्यूल्स देखो, ध्यान रखना है, हमेशा सॉलिड स्टेट में ही हम इसको मेजर करेंगे, ठीक, ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट में इसका कोई मतलब अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि ये फिक्स रहेंगे ना। गैसियस और लिक्विड में तो क्या होगा, वो इधर उधर जाते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, इसमें मैं तुम्हारे कोवेलेंट रेडियस के साथ अगर इसको कंपेयर करूँ, तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दोनों के दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो इस वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा और इनका रेडियाई भी कम आएगा। लेकिन क्योंकि ये तो ओवरलैप भी नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो इनका वैन डर वाल्स रेडियस ज़्यादा आएगा, है ना। या तुम इस तरीके से कह सकते हो कि जो कोवेलेंट फोर्स होते हैं, कोवेलेंट रेडियस के लिए कोवेलेंट कंपाउंड बनने के लिए जो फोर्सेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस से, ठीक है। तो लिखो इसमें, सिंस द एटम्स डू नॉट ओवरलैप, hence VR is greater than CR। तो इसे देखने का दूसरा तरीका क्या है, that van der Waals forces
आर लेस देन कोवेलेंट फोर्सेस, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब इनके बारे में 3-4 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ ये क्या है भाई, सिर्फ सॉलिड स्टेट में लगेगा, ठीक है। तो लिखो एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, पहली चीज़ एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड लिखो, ये अगर हम देखें बाकी किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी अगर एटम की बात करें तो किसी और एटम में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो लिखो फॉर इनर्ट गैसेस, सेकंड पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसके बीच मैंने जो नोट करके बोला है तुमको, नोट करके पहला क्या था कि इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकंड इज फॉर इनर्ट गैस ओनली वी आर इज डिफाइंड, फॉर इनर्ट गैसेस ओनली वी आर इज डिफाइंड, वैन डर वाल्स रेडियस ही डिफाइंड होता है इनर्ट गैसेस के लिए, ठीक है। थर्ड लिखो नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स, नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स, ठीक है। नॉट डिफाइंड फॉर मेटल्स क्योंकि मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस डिफाइंड होता है, क्योंकि मेटल्स क्या है, देखो अगर तुम सीआर की बात करो तो ये ओवरलैप कर रहा है, सीआर क्या कर रहा है, ओवरलैप, ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, लेकिन मेटल्स क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये टच कर रहे हैं ना, तो इसके लिए वैन डर वाल्स रेडियस थोड़ा ना डिफाइंड होगा, ठीक। और दूसरा मेटालिक जो फोर्सेज होते हैं वो डेफिनेटली वीडीवी, मतलब जो वैन डर वाल्स फोर्सेज है उनसे वीडीडब्ल्यू है, नॉट वीडीवी, वीडीडब्ल्यू फोर्सेज से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, तो लिखो ये हो गया, ठीक। और लास्ट पॉइंट लिख लेना वीडीडब्ल्यू फोर्सेस, सॉरी वी आर इज ग्रेटर देन सी आर, वी आर इज ग्रेटर देन सी आर, ये 4 पॉइंट लिख लिया, ठीक है। यहाँ तुम्हारा वैन डर वाल्स रेडियस कंप्लीट होता है, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटालिक रेडियस। देखो भाई मेटालिक रेडियस में मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जो भी होंगे दे विल ऑलवेज बी ना, मोस्टली दे विल बी ऑलवेज इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल के एटम्स के बीच में बेसिकली ये फोर्सेस लगते हैं और वो इस तरीके से स्टैक्ड होते हैं। स्टैक होने का मतलब क्या है कि अगल बगल रखे हुए हैं, मेरे से गलती से यहाँ पे वो हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है बनाते हुए, हालांकि ये एक्चुअली में ओवरलैप नहीं करते भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैप होते हुए दिख रहे होंगे लेकिन एक्चुअली में नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना भाई। और ये टच करते हैं सब एक दूसरे को, ठीक। इस तरीके से मेटल के जो मेटल या किसी भी एटम को हम एज स्फीयर समझते हैं, मतलब वी अज्यूम इट टू बी अ स्फीयर, और स्फीयर्स को ये समझो कि ये बॉल्स रखी हैं, ठीक है, तुम्हारी टेनिस बॉल्स रखी हैं खूब सारी ऐसे करके, और फिर उसके बगल में हमने थोड़ी सी और रख दी। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा डाउट हो, कोशिश करूँगा कोई एक ऐसा तुम्हें एक काइंड ऑफ डेमो दे सकूँ बॉल्स के साथ में या किसी राउंड ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा ये जो 2 मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस d, ठीक है, इसको अगर मैं d/2 कर दूं तो तुम्हारा मेटालिक रेडियस आ जाता है, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस की डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले तो, इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, इट इज़ डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 adjacent metal atoms in metallic closed packed crystal lattice, मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस। वो क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, सीसीपी कहते हैं उसे, वो सॉलिड स्टेट में तुम पढ़ोगे, ठीक। लेकिन बस अभी के लिए जान लो कि इनको जितना क्लोजली हम पैक करके रख सकते हैं उतना क्लोजली हम रखेंगे, ठीक है, उतना क्लोजली हम रखेंगे। अब तुम इन दोनों के बीच में जैसे ये डिस्टेंस देख रहे हो, है ना, इन दोनों के बीच में तुम एक डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये मतलब उस केस में है जब ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है और ये एकदम टच करे एक दूसरे को, ठीक। और इन डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लैटिस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम जो है वो कितने एटम से सराउंडेड है। तो इस केस में, जिस केस की हम बात कर रहे हैं सीसीपी की, उसमें एक एटम 12 एटम से सराउंडेड होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है अभी के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। सॉलिड स्टेट में आराम से देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें सिंपल लिख लो, एम आर इक्वल्स टू d/2, सिंपल है, एम आर इज इक्वल्स टू d/2, ठीक है, एम आर इक्वल्स टू d/2। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो कोवेलेंट में तो ये ओवरलैप कर रहे थे, मेटालिक में ये टच कर रहे हैं, और इसमें तो ये टच भी नहीं कर रहे हैं। तो तुम में से इसमें सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, VR सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर MR होना चाहिए और फिर CR होना चाहिए, ठीक है। तो MR विल बी लेस देन CR, सॉरी VR एंड ग्रेटर देन CR, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो, गॉट इट, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस, गॉट इट। तो सिंपल इनफ है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन हम जान लेते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई।
वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। वेरिएशन कैसा होगा ये ध्यान से देखो। देखो भाई, मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा, ठीक है, तो वेरिएशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। ठीक है, ये ऐसे समझो इसको, ये तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, मैं सिर्फ मतलब तुम्हें समझाने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। जब कभी भी होगा इसमें या तो हम अलॉन्ग अ पीरियड देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसे लिख लेना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो दो डायरेक्शंस हैं, हम इनके अलॉन्ग इसका वेरिएशन देखते हैं। ये डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, दैट इज अलॉन्ग द पीरियड। और ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम समझ लो, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, ये ग्रुप है, इसमें डाउन, ये मान लो दिस इज द पीरियड, इस तरीके से। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जेड इफेक्टिव का अब क्या यूज़ होगा वो देखो। देखो भाई, अगर मैं मान लो बात करता हूँ, ये कौन सा है, लिथियम है, लिथियम से बात करता हूँ मैं आगे यहाँ तक की, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये ध्यान रखना, हम हमेशा वैन डर वाल्स, भाई इनके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए तो सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस ही तो डिफाइंड है ना, क्योंकि इनके लिए सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस डिफाइंड है, इसलिए इनका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा, है ना, इनका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक बात करूँ, उसको ध्यान से देखते हैं एक बारी, बाकी तो फिर हम आराम से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें इसका पीरियड सेम हो गया, सेकंड पीरियड बने, तो पीरियड सेम होने का मतलब क्या हुआ, पीरियड सेम होने का मतलब हुआ कि इनका शेल सेम हो चुका है, शेल इज 2, तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है ना। अगर सेम शेल में ऐड हो रहा है तो उसका रेडियस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो तुम्हारा शेल सेम है तो उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात करो, सेम, या चलो इसको इस तरीके से देखो, पिछले वाले को थोड़ा सा भूल जाओ, ये समझो, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो रहे होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो तो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, तो उनका रेडियस नहीं बढ़ रहा है, अभी वो दूर नहीं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ये तो हम देख ही चुके हैं, अलॉन्ग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है और हमने रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है वो सेम रखा है, तो अभी न्यूक्लियस का जो पुल है वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अब न्यूक्लियस का पुल अगर बढ़ता जा रहा है तो ये जो रेडियस है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज सिमिलर, क्यों, क्योंकि शेल सेम है, लेकिन लेफ्ट से राइट में जाते हुए, लेफ्ट से राइट में मतलब मेरे लेफ्ट से राइट में, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लेफ्ट से राइट में जाते हुए इसका जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो पुल करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अच्छे से पुल कर लेगा इसको। अगर उसने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल कर लिया तो एटम्स का जो साइज होगा वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता चला जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लिखो इन अ पीरियड, ऐसे करके लिखना, यहाँ ऐसे करके लिखना, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और फिर लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, लिखो as we move from left to right across a period, as we move from left to right across a period, there is a regular decrease in atomic radii. There is a regular decrease in atomic radii of representative elements. This is because representative elements, full stop, full stop. This is because the shell is the same in which the shell in which the electrons are being added. This is because the shell in which the electrons are being added is the same, but the effective nuclear charge is increasing. ठीक है, तो effective nuclear charge increase होगा तो, ठीक है, and effective nuclear charge is increasing. Hence the pull of the nucleus, hence the pull of the nucleus on the electrons increases, resulting in contraction in size, ठीक है, in size. Got it?
ठीक है जी। तो Z इफेक्टिव अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम इना या ये अक्रॉस अ पीरियड लिख लेना इसको, अक्रॉस अ पीरियड, और ये क्या हो जाएगा टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने बोला था Z इफेक्टिव सेम रहता है, और यहाँ पे हम शेल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है, यहाँ सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो शेल डाउन द ग्रुप जाते जाते बढ़ते जा रहे हैं और Z इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव कांस्टेंट है और शेल्स, इसमें इनफैक्ट ये भी लिख लेना सेम शेल, तो साइज डिक्रीजेस। यहाँ पे शेल नंबर्स, शेल इंक्रीजेस देयरफॉर साइज इंक्रीजेस। इन जनरल ये रहेगा हमेशा, क्लियर होगी बात, इन जनरल हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिख लो इसको। सिंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सिंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड द नंबर ऑफ शेल्स keep on increasing down the group, and the number of shells keep on increasing down the group, ठीक है। Hence we can say the size will increase, hence they are resulting in the expansion in size, they are resulting in increase in size, resulting in increase in size। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका वो लिख लो, ठीक। अगर मैं हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूँ, ठीक है, ये पीरियड की बात करते हैं, तो P1 की बात करें, H और He की बात करोगे, H और He में डेफिनेटली He का ज़्यादा होगा। P2 की बात करोगे तो भाई देखो, लिथियम से लेकर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की, ठीक है, तो लिथियम लेस देन बेरिलियम, लेस देन बोरॉन, लेस देन कार्बन, लेस देन, क्योंकि Ni का हम हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस वो करते हैं, तो Ni का सबसे, एक सेकंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दिया मैंने, माय बैड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। P3 की अगर मैं बात करूँ, सेम वे, आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो P1, P2, P3, P1, P2, P3 ये हो गया। अच्छा, अब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप में इन जनरल अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ, G1 की बात करूँ, तो G1 में क्या होगा, लिथियम। देखो अगेन, हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखते, वो ऊपर होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट एक्जैक्टली पार्ट ऑफ द ग्रुप, हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सिमिलर होता है, बट वी स्टार्ट विद लिथियम। लिथियम, सोडियम, के, रब, सस, और जो फ्रांसियम होता है ये होता है क्या, रेडियो एक्टिव, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें तुम लिख सकते हो, इनफैक्ट इसको उल्टा करना था, ऐसे लिख लो, सोडियम। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। सेम वे G2, ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 में क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसमें भी ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है, रेडियम, रेडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे बेसिक हो गए। ये कहाँ कहाँ का बताया मैंने, तुम्हारा फर्स्ट 2 ग्रुप के और ऊपर के 3 पीरियड के। अब बाकी के जो 4 पीरियड हैं और जो ये P के और D के जो ग्रुप्स हैं उसमें क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं, ये एक्सेप्शंस, क्योंकि इन सब में डायरेक्ट नहीं होता सीन, इनमें थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन होता है, तो ये क्या एक्सेप्शन है वो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले लिखो एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, तो उसमें लिखो पीरियड। ठीक है, पीरियड की बात करते हैं। एक्सेप्शन सबसे पहले D ब्लॉक की बात करते हैं पहले, और इसमें लिखो पीरियड। ठीक है, D ब्लॉक की बात करते हैं, D ब्लॉक में सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, अभी पीरियड में भी हम जो 3D सीरीज होती है ना, मोस्टली उसी की बात करते हैं, 4D 5D सीरीज की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है, शक्ति, VCR में, पे, को, नी, क्यू, जान। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और अगर मैं इनके आउटर मोस्ट उसका लिखूँ तो 3D1, 3D2, 3D3, 3D, ये 4 नहीं होता, 5 होता, सबको पता है। 3D5 ये भी होगा, ये 3D6 होगा, ये 3D7, ये 3D8, ये 3D10,
10 होगा, 9 नहीं होता, 3d10। यहाँ पे दोबारा रिट्रेट कर देता हूँ, 3d9 एंड 3d4 डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करते। गॉट इट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे इंक्रीज होते, देखो ये जो है यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए। अब इसको इस तरीके से देखो, जैसे ही ये 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और डी सबशेल में ऐड हो रहा है, तो इट शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग भाई, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करता है ना साइज, तो साइज यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करना चाहिए आइडियली। अच्छा, अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये 3d5 यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर ऐड हो रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड हो गए, तो अब थोड़ा थोड़ा रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट, ठीक, या यूँ कह लो कि यहाँ पर Z इफेक्टिव वो है और इधर पे Z इफेक्टिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा इन दोनों के साथ में, ये और ये। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, तो क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इनके बीच का रिपल्शन भी बढ़ा होगा। तो एक तो कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ की वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस के पुल की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियस का जो पुल है उसको काउंटर कर ले, ठीक है, तो इन चारों के लिए वो काउंटर कर लेता है, इन चारों के लिए वो काउंटर कर लेता है, ठीक। अच्छा, और ये जो लास्ट बचा है ये तीनों, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है वो Z, ये जो न्यूक्लियस का पुल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है। गॉट इट, ये समझ में आया ना विजुअली कैसे हो रहा होगा ये भाई। पहले अगर तुम 3D का देखो, दोबारा बता रहा हूँ, 3D का देखो तो इस तरीके से कुछ होगा, पहले में 1 आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो यहाँ तक तो डिक्रीज़ किया, फिर ये 3 आया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ किया। जब चौथे में सीधे 5 आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, क्राउडेड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगा, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो इनका साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। अब अगर छठे सातवें की बात करो तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, इनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और जो ये 3 है लास्ट के, इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस के पुल को भी ओवर पावर कर जाता है, इसलिए ये तीनों जो है यहाँ एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का तुम्हें ऐसे है, ये तीनों पार्ट में क्या है, Z इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो पुल है वो ज़्यादा ओवर पावरिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा जो Z इफेक्टिव की वजह से जो पुल है वो बेसिकली, या न्यूक्लियर पुल ऐसे लिख लो, न्यूक्लियर पुल जो है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। और यहाँ पर नॉट दिस, यहाँ तक, और जो ये तीनों हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, न्यूक्लियर पुल से। इसको न्यूक्लियर पुल पूरा लिख लेना भाई, NP मत लिख लेना तुम भी, न्यूक्लियर पुल, ठीक है। यहाँ पे साइज कांस्टेंट और यहाँ साइज इंक्रीज। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना इसका, समझ में आ गया इसका वो रीज़न समझ में आ गया। अच्छा, इसमें लिखो स्कूटर में जिंक बराबर कौन कौन से हैं, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड कॉपर, ओ सॉरी कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम, अच्छा वैसे बराबर कोई नहीं, एक सेकंड रुको, VCRMN, अच्छा CU को, ठीक है। तो ये जो यूँ समझो इसका साइज़ इससे, और ये जो, एक मिनट, वैसे और ये जो साइजेस हैं ये सिमिलर है, तो इनके साइजेस सिमिलर रहेंगे, ये बराबर हो गए, ठीक है। जिंक का बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इनके जो साइजेस हैं कोनी के वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये इनका वेरिएशन आ गया, तो इसमें लिख लो SC, ये बिल्कुल ये वेरिएशन जो लिखा है ये लिख लो, इसमें लिखो स्कूटर में जिंक, या स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और मैंने कहा था इसमें 3 एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन तो हमने डी ब्लॉक में देख दिया था, अलोंग दी 3D सीरीज, ठीक है, अलोंग दी 3D सीरीज ये हमने देख लिया था। गॉट इट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द अदर 2, 2 और हैं, ठीक है जी। 2 कौन कौन से हैं, एक तो बोरॉन फैमिली में है, बोरॉन फैमिली में देखो, बोरॉन फैमिली कौन सी होती है, ये अब याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। बी ऐसे बेसिकली द बोरॉन फैमिली इज दिस,
ठीक है, थैलियम। लेकिन अगर मैं इसका एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखूं तो ये आता है इस तरीके से, हाँ, ठीक है। बेसिकली दिस इज व्हाट दी वेरिएशन इज। यहां पर आइडियली होना क्या चाहिए कि बोरॉन का पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड है या थर्ड। अगर मैं यहां पे इनका पीरियड लिखूं तो क्या होगा, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये जैसे पीरियड बढ़ रहा है तो इनका साइज भी बढ़ते रहना चाहिए, हाँ है ना, साइज बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यहां पर वेरिएशन अगर तुम देखोगे तो इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्लियर है, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दिस इज हाउ इट इज। तो ये मैंने लिख दिया यहां पे, गॉट इट। एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा होगा साइज में, गॉट इट। अब रीजन क्या है इसका, देखो रीजन क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ पीरियड में है तो यहां पर क्या होती है, इससे गैलियम से जस्ट पहले कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज, 3D सीरीज होती है यहां पे, है ना। अब 3D सीरीज में हम इससे पहले वाले एग्जांपल में देख चुके हैं ऑलरेडी, इससे पहले वाले एग्जांपल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो 3D सीरीज है, ठीक है, जो 3D सीरीज है वो उसमें जो एटॉमिक रेडियस है इट इंक्रीजेस एट द एंड वाले जो होते हैं ना उनके थोड़ा सा बढ़ जाता है रेडियस, एक सेकंड को, हाँ बढ़ जाता है। तो सीन क्या है कि जो 3D कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात करी थी लास्ट, उसमें हमने 3D कॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी, तो वो जो 3D कह रहा हूं, डी कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात करी थी, वो जो डी कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से इसमें फर्दर, एक सेकंड रुको, हाँ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें फर्दर डिक्रीमेंट नहीं होता इसके साइज में, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, Z इफेक्टिव तो इट शुड बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो क्योंकि जो डी सीरीज है, डी में वो जो डी का वेरिएशन हमने देखा था उसकी वजह से गैलियम का जो साइज है वो इसके मुकाबले बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। तो कंपेयर टू एल्यूमिनियम गैलियम का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक। ये डी सीरीज का हो गया। इंडियम और थैलियम में इन दोनों का साइज सेम, भाई आइडियली तो ये वाला साइज इससे बड़ा होना चाहिए, थैलियम का साइज इंडियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है उसका रीजन क्या है, एक चीज कहलाती है विच इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत जगह देखने को मिलेगा तुमको, कॉन्ट्रैक्शन, इसका ये एक्सप्लेनेशन काफी जगह सुनने को मिलेगा तुमको, ठीक। तो ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो इन दोनों के लिए होता है। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, भाई फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाली होती है 4D सीरीज, भाई फिफ्थ वाले पीरियड में 4D सीरीज होती है, और सिक्स्थ वाले में कौन सी सीरीज होती है, 5D सीरीज, ठीक है भाई। अच्छा 5D सीरीज में अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है 5D का, लैंथेनम, और उसके बाद जो एलिमेंट होता है वो सीधे F ब्लॉक में आता है, याद है तुम्हें, ये कौन सा था, which one was this, 54, 55, 56, 57, ये 58th जो एलिमेंट है, 58th एलिमेंट का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 58 है। लैंथेनम का कितना था, 57, लैंथेनम का कितना था 57। तो जो 58th एलिमेंट है वो F ब्लॉक में जाता है। तो तुम देखोगे कि F ब्लॉक जो है वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है। अगर हम F ब्लॉक में, चलो ठीक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहां पे, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम आ गया, वो डी सीरीज के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, और जो इंडियम है और थैलियम के बीच में जो ऑलमोस्ट सेम साइज आ गया है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। पहले ये लिख लो, ठीक है, लिखो द साइज ऑफ गैलियम, द साइज ऑफ गैलियम is less than that of aluminum due to transition contraction, due to transition contraction, due to transition contraction, ठीक है, in the 3D series, in the 3D series, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, it is applicable only to gallium outside the 3D series, it is applicable only to gallium outside the 3D series, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो बता देना, गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्यूमिनियम इज ड्यू टू दिस रीजन, इज ड्यू टू दिस रीजन। नेक्स्ट लिखो, थैलियम और क्या कहते हैं इसको, इंडियम का, ठीक है, थैलियम और इंडियम का लिखो। द डिफरेंस इन साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम, द डिफरेंस इन साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम
is negligible, is negligible, ठीक है, which should have been, which it's not joining, Google Meet start, भैया not joining, ठीक है चलो, तो अभी इसने भी, अनंत ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, गुड। व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक पीरियड बढ़ रहा है ना, सो इट शुड नॉट हैपन। मैं कहीं पे लाइक आई हैव मिस्ड समथिंग, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। द साइज ऑफ इंडियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ थैलियम, while it should not have happened like this, because while it should not have happened like this, because thallium is in the 6th period and indium is in the 5th period. Thallium is in the 6th period and indium is in the 5th period. So thallium has one shell greater than, thallium has one shell greater than indium, thallium has one shell greater than indium, ठीक है। So ideally thallium should have higher size, bigger size than indium, thallium should have bigger size than indium, got it, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब इसका रीजन क्या है, लिखो, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो समझ लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, ये तो समझ में आ गया। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो समझते हैं। देखो, हियर इट इज, देखो भाई, जब अगर तुम बात करोगे यहाँ पे 5d1 और 4f में ऐड होता है, ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 6s2 हो चुका होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, ये एक्चुअली में जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो है 6th और ये है 4th, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है जी, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि शेल बढ़ नहीं रहा है और ना ही शेल का साइज बढ़ रहा है ना, सीधे 4f जो कि बिल्कुल अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो साइज में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा कि f का जो डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है, इसकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती। अगर f की स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल होगा न्यूक्लियस का, उसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो पुल होगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, f डिफ्यूज होता है, उसकी शील्डिंग कम होती है, f की शील्डिंग कम होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुश, या यूं कह लो f की शील्डिंग पुल हो रही, f की शील्डिंग पुअर है, तो जो s के इलेक्ट्रॉन्स है, s वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इन पे क्या कहते हैं, पुल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इन पे पुल स्ट्रांग हुआ तो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज f इलेक्ट्रॉन्स। इस, और ये सीरीज कौन सी है, 4f वाली सीरीज कौन सी होती है, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड सीरीज होती है ना, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्शन को जो नाम देते हैं वो कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। गॉट दिस? दोबारा बता रहा हूं, f डिफ्यूज होता है, इसकी शील्डिंग कम होती है, शील्डिंग कम होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस का पुल ज्यादा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन 4f सीरीज के एलिमेंट्स की वजह से आ रही है, जिसको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, इसलिए हम इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप यू गॉट दिस। तो इसमें लिखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो, इन f ब्लॉक एलिमेंट्स with the increase of atomic number, in f block elements with the increase of atomic number, with the increase of atomic number, extra protons go into the nucleus, and the nuclear charge, and increasing the nuclear charge, but extra electrons going into the nucleus, increasing the nuclear charge, but extra electrons go into the f subshell, which is in the anti-penultimate shell, ठीक है। they have poor shielding, they means these f electrons, ठीक है, they have poor shielding, got it। Due to this increase in nuclear charge, and the poor shielding of f electrons, due to this poor shielding and due to this increase in nuclear charge and poor shielding of f electrons, outer shell electrons are pulled tightly by the nucleus,
and hence the size contracts. This is lanthanide contraction. This is lanthanide. अक्षत अपना ये बंद कर दे बेटा माइक्रोफोन. हाँ थैंक यू. कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? राइट, ड्यू टू, हाँ ये लिख लिया lanthanide contraction. ठीक, दिस, अब इसके बारे में लिख लो. दिस lanthanide contraction occurs, या ये कह लो कि इफेक्ट, अफेक्ट्स लिखो. दिस lanthanide contraction affects the lanthanide series. This lanthanide contraction affects the lanthanide series and the elements after that. मतलब 4F के बाद में जैसे जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा. 6P वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो 5D इसके बाद, सॉरी 5D नहीं, हाँ 5D वाले एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, इनको ये अफेक्ट करेगा. जो 6P वाले एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये चीज अगर तुम इनको देखो तो ये कहाँ का, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कौन सा एलिमेंट है ये? 6P वाला एलिमेंट है ना ये. 6 मतलब इसका शेल और P ब्लॉक में है, तो 6P वाला एलिमेंट है ये. तो ये जो 4F का जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो इवन इसको अफेक्ट कर रहा है. इसको अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ भाई? देखो, थैलियम को बढ़ना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो जो उसका इंक्रीज है वो एक्चुअली में इंक्रीज की तरह नहीं होता. यूं समझो कि ऑलमोस्ट ऐसे समझो इसको, थैलियम इतना था, सॉरी थैलियम नहीं, इंडियम इतना था. ठीक है, थैलियम को इतना बड़ा होना चाहिए था, इसके हिसाब से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है तो ऑलरेडी वो उससे छोटा हो चुका है ना, यहाँ पे छोटा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है. अब अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हो 6P शेल में, ठीक है, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट इसके इक्वल साइज का आ जाएगा. गॉट दिस? ठीक है, नमन अनंत हैज जॉइंड अगेन, ग्रेट. ठीक है भाई, तो ये चीज लिख लिया. तो यहां पे समझ में आ गया भाई कि इन दोनों के बीच में जो साइज का जो इंक्रीमेंट है वो कम क्यों है, या इनका साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल या सिमिलर क्यों है. ठीक, नेक्स्ट लिखो डी ग्रुप. डी ग्रुप के बारे में लिखना है. ठीक है, डी ग्रुप के बारे में क्या लिखना है भाई? जो डी ग्रुप्स हैं, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के लिए बता रहा हूं. अब ये थर्ड एक्सेप्शन है, ये तो सेकंड एक्सेप्शन था जो हमने बोरॉन फैमिली के लिए देखा. जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है डी ब्लॉक ग्रुप्स के लिए. ये थर्ड एक्सेप्शन है भाई. ठीक है, इसमें क्या है भाई? स्कैंडियम से शुरू होगा, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम. ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? Ti और बाकी Zn तक. इन सबको हम एक साथ कर लेंगे. गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा जिरकोनियम और हाफनियम. ठीक है, Zn, Cd एंड Hg. इन सबको हम, इन सबका जो वेरिएशन होगा वो सिमिलर होगा और इसका एक अलग होगा. ठीक है, तो पहले इसके लिए बता रहा हूं फिर इसके लिए बता रहा हूं. ठीक, तो जिरकोनियम है G3 की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम कैसा होना चाहिए भाई? स्कैंडियम लेस देन लैंथेनम. ये इसके लिए हो जाता है. लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें ऐसा होता है कि Ti, ठीक है, टाइटेनियम लेस देन जिरकोनियम, और इसका साइज ऑलमोस्ट हाफनियम जैसा हो जाता है. यही चीज तुम देखोगे Zn, Cd, Hg में. ठीक है, क्या हो गया भाई? आई एम नॉट, बेटा ये प्रेजेंटेशन मत दो. व्हाट आर यू डूइंग मैन? अरे अनंत क्या कर रहा है बेटा तू? भैया बेटा अगर अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट स्टार्ट प्रेजेंटिंग. कल तेरे को इसलिए बोला था मैंने, कम टू द डेमो. अभी मुझे यहां मैं आई हैव गॉन आउट. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रिकॉर्डिंग और नॉट. आई नीड टू बी रिकॉर्डिंग दिस मैन. कैमरा इज ऑफ. बेटा प्रेजेंट नहीं करना होता, ज्वाइन करनी होती मीटिंग, नथिंग एल्स. गॉट दिस? वेयर इज अनंत? एनीवे, बाकी लोग फॉलो कर रहे हो ना इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बाकियों को? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर हमारे पास ये थर्ड ग्रुप है ना, और ये तुम्हारा 12th ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है. तो 4th से लेकर 12th तक का सेम बिहेवियर होगा. इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि यहां से यहां पे साइज इंक्रीज होगा, लेकिन ये कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है. तो 3D से 4D में सबके सब में देखोगे कि साइज इंक्रीज हो रहा है, ये साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है. लेकिन 5D और 4D में सिर्फ और सिर्फ थर्ड जो ग्रुप है लैंथेनम और इट्रियम का,
लैंथेनम और इट्रियम में दोनों का साइज, ये इसका साइज इससे ज्यादा होगा, लेकिन इन सब में इनका साइज सेम रहता है. दैट व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ओनली. क्योंकि तुम देख रहे हो 5D सीरीज में लैंथेनम के और हैफनियम के बीच में जो आता है दैट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, अभी एफ ब्लॉक आ गया तो क्या हो गया, इन सबका साइज जो होगा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा. तो जो इनका साइज श्रिंक हुआ है और इनके साइज में इंक्रीमेंट आना चाहिए बिकॉज ऑफ एडेड शेल, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो इस वजह से इनका साइज और इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है. डिड यू ऑल गेट दिस? ठीक है, सिंपल इनफ. तो दोबारा बोल रहा हूं एक बार इसको समराइज करने के लिए. भाई देखो, डी ब्लॉक के में 10 ग्रुप्स है. पहला थर्ड ग्रुप है और बाकी 9 4th से 12th तक है. थर्ड ग्रुप में अगर या बाकी सारे ग्रुप्स में भी अगर देखो तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में साइज इंक्रीज हो रहा है सब में. लेकिन थर्ड ग्रुप और बाकी ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है कि इसमें 4D सीरीज और 5D सीरीज के में जाने पे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इन सब में इंक्रीज नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. अब ये तो यहां पे आ गया. इसमें ये जो इन सब में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं इस यहां पे. अब यहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ. उस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज भी छोटा हो जाएगा. तो इनका इंक्रीमेंट जितना होना था और इनका कॉन्ट्रैक्शन जितना हुआ है वो दोनों के दोनों. आनंद बेटा स्विच ऑफ योर वीडियो, ठीक है, और ऑडियो भी बंद कर दे. ठीक ठीक है ना? क्या बोल रहा था मैं? राइट. हाँ, तो क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इनके साइज में डिक्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा. बेटा वहां पे ऑप्शन है टू स्विच इट ऑफ. ठीक, तो या तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. तो इसमें लिखो द 3D series and the 4D series, the 3D series and the 4D series behave expected in an expected way, that is the size of 4D elements is greater than those of 3D elements, those of 3D series elements. ठीक है, क्या था? हाँ, 3D सीरीज 4D सीरीज में इंक्रीज होगा. ठीक है. इन द थर्ड ग्रुप लिखो, इन द थर्ड ग्रुप द साइज ऑफ लैंथेनम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई इट्रियम. ये यहां पे लिख चुके हो. ठीक है, और इनमें साइज कैसा हो रहा है? सिमिलर. फ्रॉम 4th to 12th group the size of the 5D series elements, the size of 5D series elements is almost the same as that of 4D series. ठीक है. This is due to the lanthanide contraction. This is due to the lanthanide contraction because before hafnium HF, before hafnium F block elements are there. Before hafnium F block elements are there. ठीक है जी. ये